नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। जी हां, ये ब्रह्मास्त्र बीजेपी कल चलने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में रविवार को मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड को बीजेपी चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी को अपने घोटालों की सूची भी जारी करनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मामले में एक कदम आगे चल रही बीजेपी अब मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। बीजेपी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी। चुनावों के रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री शाह रविवार को रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। पार्टी ने पार्टी विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों और महासचिवों को ग्वालियर पहुँचने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है और उम्मीद है कि बैठक में आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपनी अंतिम योजना भी पेश करेगी। वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित भाई शाह जी पधार रहे हैं। हमने कैसे बंटाधार प्रदेश को कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर कर दिया, वो निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए जो हमारी जन कल्याण की योजना है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। गरीब कल्याण का जो रिपोर्ट कार्ड है, गरीब कल्याण में जो हमने काम किए हैं उसकी वो रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड के साथ ही प्रदेश में हुए घोटालों की भी सूची जारी करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के सच्चे आरोप मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार पे कांग्रेस ने प्रमाण सहित जारी किए हैं और ऐसे में अमित शाह जी रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। अमित शाह जी का रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ और सिर्फ झूठ हो सकता है। जनता रिपोर्ट कार्ड पहले बना चुकी है कि बीजेपी जिसमें फेल हो चुकी है 2018 में भी और अब भी। तो हम यही कहते हैं कि अमित शाह जी आए, जवाब दें हमारे आरोपों का अपने रिपोर्ट कार्ड की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 1 महीने से भी कम समय में मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा होगा। इसके पहले 30 जुलाई को शाह ने इंदौर का दौरा किया था, जहां उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी का मुख्य फोकस मालवा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पार्टी फोकस कर रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो जिस तरह से बीजेपी को लग रहा है कि ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, तो ठीक इसके विपरीत विपक्ष को लगता है कि साथ साथ पार्टी को 18 सालों में जो नाकामियां रही है उसको भी जनता के बीच ले जाना चाहिए। बतौर विपक्ष जाहिर तौर पर तीखा प्रहार विपक्ष कर रहा है, लेकिन इसको पार्टी आगे अब 18 साल के कार्यकाल को भुनाने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है और इसके लिए बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उनके जरिए विश्वसनीयता न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ विवियन खोंगल जी, प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश। साथ ही देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। 18 सालों तक पार्टी का आपका कार्यकाल रहा है। जाहिर तौर पर कार्यकाल में दोनों तरह की बातें रही है, उपलब्धियां भी रही है, कमियां खामियां भी रही है, लेकिन सवाल बहुत ही सामान्य है। 18 सालों तक सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा रहा, सरकार उन्होंने चलाई है। ऐसे में जब उपलब्धियां बताने की बारी आ रही है तो केंद्रीय नेतृत्व का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए उत्साह का विषय है और हमें ऊर्जा का विस्तार करने का विषय है कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और अमित जी का जब मार्गदर्शन आता है ना तो कार्यकर्ता में स्फूर्ति अलग हो जाती है, क्योंकि अमित शाह का मतलब क्या है? अमित शाह का मतलब है जीत। अमित शाह का मतलब है सही प्लानिंग। अमित शाह जी का मतलब है कि माइक्रो लेवल तक कार्यकर्ता तक पहुंचना। अमित शाह जी का मतलब है पन्ना प्रमुख तक के जाना और उसके माध्यम से जनता तक योजनाओं को ले जाना और जनता को लोकतंत्र के लिए मोटिवेट करना। तो ये सब चीजों के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह जी हमारे एक ऐसे नेता हैं जिनसे हर व्यक्ति जो है, हर भाजपा का कार्यकर्ता प्रेम करता है, दिल से पसंद करता है, दिल से प्यार करता है। इसलिए अमित भाई शाह आ रहे हैं। मेरा सवाल आप ठीक से समझे नहीं है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। मेरा बहुत ही आसान सा सवाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे पिछले 18 सालों तक,
प्रदेश में काम उन्होंने किया, जनता के बीच वो गए, सरकार में सरकार के मुखिया के तौर पर नेतृत्व उन्होंने किया। ऐसे में जब बारी आ रही है आपको अपनी उपलब्धियां बताने की, तो फिर अमित शाह जी को क्यों लाना पड़ रहा है? क्या उनके चेहरे पर जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई है, या फिर आपको लगता है कि अमित शाह क्योंकि एक बड़े नेता है उनकी वजह से आपको फायदा होगा? देखिए, अमित जी हुए, मोदी जी हुए, इनसे तो डेफिनेटली हमको फ़ायदा मिलता ही है। लेकिन आप ये समझिए, संगठन के लेवल पर आप समझिए कि हमेशा जिले से जो ऊंचा ऊपर होता है वो होती है प्रदेश की इकाई, प्रदेश से ऊपर होती है राष्ट्रीय इकाई। और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री ही नहीं हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही तो हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगा। जब कोई बच्चा बहुत अच्छे अंकों से पास होता है तो उसके जो अभिभावक होते हैं, जो उसके बड़े होते हैं, वही तो उसके लिए सामने आते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। तो ये खुशी का इजहार है, ये हमारा जो हमारी मार्कशीट है जिसमें हम फ्लाइंग कलर्स से पास हो रहे हैं, जिसमें हमने अच्छा काम किया है, वो हमारे बड़े मतलब केंद्र प्रस्तुत कर रहा है। चलिए शेख जी, आपकी बातों से अभी भी मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कुल मिलाकर जिसने परीक्षा दी है परिणाम भी उसी को बताना है और उसी को समझाना है कि आखिरकार ये परिणाम कैसे आया, क्या उसने मेहनत की, क्या नहीं किया, ये बातें उसी को बतानी होती है। बहरहाल वापस आपके पास मैं पहुंचूंगा, लेकिन विवियन खोंगल जी, आपके पास जनता को बताने के लिए क्या है? क्योंकि वो तो 18 साल की उपलब्धियां बताने जा रहे हैं, उनके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है, आपके पास क्या है? सनी भाई, सबसे पहले तो आपकी पत्रकारिता को मैं सल्यूट करूंगा कि आपने इस बात को, और ये महत्वपूर्ण बात है जो बात आपने उठाई आज, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व पर और यहाँ के नेताओं पर, सरकार पर अब जरा भी भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए शिवराज गुट, नाराज गुट और महाराज गुट के बाद में अब चौथा गुट तैयार हुआ है, जो प्रवासी पक्षियों की भांति जो है, जो अमित शाह जी आकर एक अमित शाह जी गुट का गठन हो चुका है मध्य प्रदेश भाजपा में। सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से आज अमित शाह जी को स्वयं आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अमित शाह जी को पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए इनके घोषणा पत्रों को उठाकर देखना चाहिए। 2008 छोड़िए साहब, 2003 की घोषणाएं जो है वो आज तक अधूरी हैं। अब केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हुए यदि अमित शाह जी आते हैं तो अमित शाह जी को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि 9 बार से केंद्रीय बजट जो है वो अमित शाह जी की पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिए, संसद में प्रस्तुत किए। उन बजटों में कितने जो है आज उन बजटों में मध्य प्रदेश को आखिर क्या मिला? क्या मध्य प्रदेश के जितनी घोटालों की जो बात की हो गई, मेरा सीधा सवाल आपसे बहुत ही स्पष्ट सवाल है, आपके पास जनता के पास ले जाने के लिए क्या विषय है, कौन से वो वादे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं? क्योंकि आपकी तरफ से तो आपकी जो नेत्री है वो तो कहती है कि भाई कमीशन की सरकार चल रही है, आप लोग कहते हैं कमीशन की सरकार, तो क्या कर्नाटक वाले उस पे मोड़ पर आप लोग, उस मॉडल पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी सॉरी, सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट। क्या कर्नाटक के मॉडल पर मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो पार्टी की हर राज्य के हिसाब से अपनी अपनी अलग रणनीतियां होती हैं। कर्नाटक की परिस्थितियां अलग थी। मध्य प्रदेश की परिस्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में आम जनता का हर वर्ग, 8 करोड़ जनता, हर वर्ग आज परेशान है। और मध्य प्रदेश की सारी जो जनता है वो या तो भ्रष्टाचार से पीड़ित है या भ्रष्टाचार की गवाह है। तो मध्य प्रदेश के लिए हमारी जो रणनीति है, हम उस रणनीति पे काम करेंगे और हमारी एकमेव और एकमात्र रणनीति कर्नाटक में भी तो आपने यही किया था। कर्नाटक में भी तो आप इसी विषय को लेकर आगे बढ़े थे और आपने वहां पर कमीशन को लेकर, इस तमाम बातों को लेकर इस तरह की बातें की थी। शेख जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं, लेकिन जिस तरह से आपने कर्नाटक में ये जो बातें उठाई थी उस पर आप आगे बढ़े थे, और अब फिर से क्या उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, या फिर 18 साल बनाम 15 महीने की सरकार के बीच ही कंपैरिजन फंसा रहेगा? भाई, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी में जो आम हो चली है, और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सब लोग ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बातें करते हैं। और राज्यों के स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो।
के नेतृत्व के जो प्रवासी पक्षी आ रहे हैं उनको जवाब देना ही पड़ेगा इस बात का, सबसे पहली चीज। दूसरी बात सनी भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आज ये है कि जो मोदी जी का भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल और जिसमें कि जो परिवारवाद से विरोधी मॉडल था, अभी 40 लोगों की सूची जारी की है जिसमें से 10-12 लोग जो है परिवारवाद की वंशमेला से आते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो दो ही बातें क्यों दिखाई देती हैं, इनकी बातों में डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिखाई देता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज। चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब अब भी मुझे नहीं दिया है, लेकिन शेख जी कुछ कहना चाह रहे जी। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना भ्रष्टाचार की, और सारी बातें, और इनके जो करप्ट नाथ हैं उन्होंने भी बहुत सारी झूठे आक्षेप लगाए, झूठी एक पत्र निकाल दिया। मैं तो इतना एक चीज पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि क्या मध्य प्रदेश में इतना कमजोर और इतना नपुंसक विपक्ष था कि पूरे कालखंड जो सरकार का चला 3 साल तक भ्रष्टाचार होता रहा, और जब अब चुनाव दहलीज पे आ गया है तो आप बातें कर रहे हो? सही बात यह है कि एक नए पैसे का भ्रष्टाचार। मेरे आपसे निवेदन है, आप शब्दों की गरिमा को बनाए रखे। आप नपुंसक डॉक्टर गुलजार शेख जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, नहीं बोला तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप नपुंसक थे। आप मुझे बताइए। निवेदन दोनों से ही मेरा है कि आप खूब कर दिया इन्होंने। शब्दों का इस्तेमाल आप मर्यादा के साथ करें, मेरा दोनों से निवेदन है, नहीं तो मुझे दोनों को ही म्यूट करना पड़ेगा। केचिया चला रहे हैं तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि भैया आप 3 साल तक कहां थे? यदि भ्रष्टाचार था तो आपने उजागर क्यों नहीं किया? आप सड़क पे क्यों नहीं आए? आप जनता के बीच में क्यों नहीं आए? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या बोल सके, कोई तो चीज हो सकती है। शादी हो गई आपकी, आप मान लो ना। चलिए, दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगा, मैं लाना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी को। देवदत्त जी, आपके पास आऊंगा, मैं आपको पर्याप्त वक्त दूंगा। खोंगल जी, मैं देवदत्त जी के पास आना चाह रहा हूं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं और उनको भी समय देना मुझे जरूरी है। देवदत्त जी, जिस तरह से आपने देखा, दोनों ही दल अपने अपने बातें कह रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिरकार शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार नेतृत्व करते आए हैं, उनके द्वारा क्यों नहीं ये उपलब्धियां बताई जा रही है? क्या उनके चेहरे पर जो विश्वसनीयता थी, जो जनादेश उनको मिल रहा था, जो भरोसा उस पर जनता ने किया था, क्या उसमें कोई कमी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है? क्या इस वजह से ये रणनीति के तहत इस तरह से किया जा रहा है? कैसे इसको आप समझ रहे हैं और कैसे इसको आप दर्शकों को समझाएंगे? देवदत्त जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? चलिए, दोबारा से देवदत्त जी के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खोंगल जी, सवाल आपके पास फिर से आता है कि जिस तरह से आप लोग बार बार जिक्र करते हैं भ्रष्टाचार का, तमाम बातों का, तो क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने इस बात को जमीन पर उतारा है? क्यों नहीं आप जनता के बीच गए हैं? क्यों नहीं इसको लेकर आपने कोई आंदोलन खड़ा किया? क्यों नहीं अब तक आपने इसको लेकर उठाया इस बात को? अब जब चुनाव का वक्त आ गया तब इस तरह की बातें हो रही है, तब कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से कहते हैं कि पहले उनको मैं किसी और नाम से बुलाता था, अब किसी और नाम से बुलाता हूं। ये जो बातें इन दिनों चल रही है, आपकी जो राष्ट्रीय नेत्री है प्रियंका गांधी जी, वो कुछ और कहती है। ये जो तमाम बातें हो रही, इनमें अगर वाकई में दम है, जोर है, बल है, तो इसके पुख्ता सबूत दीजिए और आगे आइए। सनी भाई, कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात की गंभीरता को समझिए। हम लोगों ने प्रमाण सहित, ऑन रिकॉर्ड, मीडिया के ऑन रिकॉर्ड प्रमाण सहित हम लोगों ने सारे प्रमाणों के आधार पर ये आरोप लगाए हैं। जो अनियमितताएं हुई हैं उसको सड़क से लेकर सदन तक के हम लोगों ने एक सजग विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने सदैव उठाने का काम किया है। आप लोगों ने, मीडिया ने उन्हीं घोटालों को मध्य प्रदेश की जनता के सामने उजागर करने में हमारी सहायता की है। हमने और आपने दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाई है। क्या व्यापम घोटाले के आरोपों में कोई कोर कसर बाकी थी? व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, अभी हाल ही में हुआ आयुष्मान घोटाला। एक बच्चा जब पेट में होता है मां के, गर्भस्थ शिशु से लेकर के, तो आप समझ लीजिए कि बुढ़ापे तक व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर आज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। बच्चों का आयुष्मान घोटाला होता है, बच्चों का पोषण आहार घोटाला हो जाता है, नर्सिंग घोटाला हो जाता है,
हम युवाओं की नहीं, अगर नहीं, मैं बात करूं तो मैं आपने युवाओं की बात कर 2018 रहा हूं। के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी, करप्टनाथ, बंटा ढार, इन सब ने मिलकर यही बात की थी। इन्होंने क्या बात की थी कि ये घोटाला तो ई टेंडरिंग घोटाला तो ये वाला घोटाला, तो क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तब भी हमने आपको चुनौती दी थी जब आप मुख्यमंत्री बने थे कि आप यदि सच्चे हैं तो जिसने घोटाला किया है उसको सूली पे टांग दो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कोई घोटाला नहीं था। फिर वापस से वही झूठ की दुकान खोल के बैठे हो। मध्य प्रदेश के ऊपर चलो, मुझे एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश के ऊपर आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसको मैं और सुधार देता हूं खोंगल जी, आपको और अपडेट कर देता हूं मैं। 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर और लगातार दोनों ही दल जनता के बीच लोक लुभावन वादे करते जा रहे हैं। कोई कहता है कि महिला नारी शक्ति के नाम पर उनको 1,500 रुपए देंगे, कोई कहता है 1,000 रुपए को 3,000 कर देंगे, कोई कहता है फ्री में सिलेंडर देंगे। लेकिन इसका पूरा भार किसके सर पर आएगा, इस पर कोई बात नहीं करता। इसका समाधान कैसे होगा, इस पर कोई बात नहीं करता। आपको यह भी बता दूं कि देश भर में लगभग 13 लाख जो महिलाएं लापता हुई है उसमें 1,30,000 मध्य प्रदेश की है। तीसरे नंबर पर नंबर आता है मध्य प्रदेश का। 40 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किसानों की जो राष्ट्रीय आय है उससे भी औसत आय जो है वो कम है। जहां 10,000 राष्ट्रीय औसत आय किसानों की है तो वहां मध्य प्रदेश में 8,000 से भी कम है। इन बातों पर क्यों नहीं आप लोग फोकस करते? सबसे बड़ी बात तो यह है और जनता इस बात को समझ रही है। 13 लाख बच्चियां मध्य प्रदेश की गायब है सनी सर। 13 लाख है बच्चियां ये बताने मध्य की प्रदेश कृपा की गायब करेंगे है। मध्य प्रदेश की नहीं है सर, ये पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत में 13 लाख का आंकड़ा है। इस पर आप बात नहीं करते, सिर्फ आप अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन देवदत्त जी जुड़ चुके हैं, देवदत्त जी के पास मैं आना चाहूंगा। देवदत्त जी, मुद्दों से विहीन जाकर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने पर दोनों ही दल केंद्रित दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या ये जो आने वाले समय में कल यानी कि अमित शाह जी आ रहे हैं और ये जो अपनी उपलब्धियां गिनाने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, इसमें ना शिवराज सिंह चौहान इसमें उपलब्धियां गिना रहे बल्कि गृह मंत्री गिना रहे। यहां पर सवाल यही है कि क्या उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है? जो अब तक का उनका कार्यकाल था उसमें कुछ कमियां रह गई है, इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर भविष्य में लगता है कि अब चेहरा बदलने का समय आ गया है? मध्य प्रदेश के इतिहास 2023 के विधानसभा चुनाव भूतपूर्व होने जा रहे हैं। दोनों ही दल टाइम में सरकार बनाने के लिए बद्ध है और 2018 में कुछ विधायकों की कमी से भाजपा सरकार में आने से चूक गई थी। इस कारण कांग्रेस की सरकार जो 1.5 साल थी, इस कारण से दोनों दलों की राजनीति बस मध्य प्रदेश की जनता पार्टियों पर किया है। उधर राहुल गांधी कमांड संभाल रहे हैं वाला जाए, अगर पूरी तरह से प्रभावी कमान अमित शाह जी है। आज हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के 230 विधायक आज दिन भर भोपाल राजधानी प्रशिक्षित हुए और वो 230 विधानसभा में कल जाएंगे, एक सप्ताह। अभी जो सूची जारी 39 विधायकों की, तो उसमें प्रदेश चुनाव समिति की कोई बैठक की, सीधा दिल्ली से नामसारी हुई है और जिस तरीके से जमावट राष्ट्रीय नेतृत्व तो संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, हर दृष्टि से सरकार पर पूरी नजर पार्टी नजर केंद्रित संभालनी है। अमित शाह की विश्वसनीय भूपेंद्र यादव यहाँ चुनाव प्रभारी के रूप में, स्वर्ण वैष्णव सह प्रभारी के और कल जो रिपोर्ट कार्ड जाए तो इसी के तहत है कि अपना जो जमावट है इस तरीके से करेंगे तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय नेतृत्व को रिस्क नहीं लेना चाहता 2018 की तरह, और कांग्रेस भी रिस्क नहीं लेना चाहती। टिकट वितरण भी दोनों दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व चलेगी, पार्टी का मैनेजमेंट भी राष्ट्रीय नेतृत्व में चलेगा और स्वाभाविक है जब अमित शाह देते हैं तो एक राजनीति में धमक है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रयोग सफल होते हैं। लेकिन देवदत्त जी, जो मेरा सवाल है वो यही है कि क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा हमें दिखाई देगा? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव हम देख पाएंगे? क्योंकि इस तरह से हमने अभी तक देखा नहीं है कि कोई केंद्रीय नेतृत्व से आके उपलब्धियां गिना रहा हो। जिसकी सरकार होती है वही उपलब्धियां गिनाता है, वही बताता है कि हमने अब तक की ये चीजें हासिल की है। इसका क्या संदेश है? देखिए, अब चुनाव 3 महीने रह गए
इसलिए मुख्यमंत्री बदलने का तो अभी प्रश्न नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे कहा है और कमल का चिन्ह के कार्यालय खुल जाए, जहाँ होगा चुनाव कार्यालय हर विधानसभा, कमल का चिन्ह भारतीय जनता पार्टी और उपलब्धियां भी पार्टी की, सरकार की नहीं, कोई व्यक्तिगत किसी पूरा। मैंने जैसे पहली कहा है, दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व कमांड ले ली है और अमित शाह जिस बस बनाए हुए केवल 2023 नहीं कुल है। मिलाकर सब कुछ केंद्र से होना तय हो चुका है मध्य प्रदेश में। ऐसे में डॉक्टर गुलरेज शेख जी, क्या केंद्र ही सब कुछ तय करेगा? स्थानीय नेताओं को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, अब तक के कार्यकाल को लेकर जो एक भरोसा था वो क्या अब खत्म हो गया है? समन्वय का अभाव है या कोई और वजह जिसकी वजह से लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार सीधे कमान केंद्र के हाथ में? देखिए सर, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, केंद्र और राज्य दोनों समन्वय में काम करते हो। यहाँ पर भी यही हो रहा है। और आप मैं तो इससे बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था और जेपी नड्डा जी हुए, योगी आदित्यनाथ जी हुए, हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो सड़कों पर घूम के वोट मांग रही थी, क्योंकि हम लोकतंत्र के उत्सव की तरह लेते हैं चुनावों को। तो चाहे केंद्र हो या राज्य हो या जिले की इकाई हो, सब मिलके काम करते हैं और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के जो महोदय बैठे थे ना, वो चीजों को डॉज कर गए, वो बचते हुए निकल गए। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, अभी भी जवाब नहीं दे पाए। डॉक्टर साहब, सवाल पूछने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि क्या जो इंटरनल सर्वे हुए थे उसके बाद ये बड़े बदलाव हुए हैं? क्योंकि हमको जो अंदर से जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से वो यही आ रही है कि अंदर खाने से पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं और इसीलिए केंद्र ने पूरी तरीके से जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। नहीं, आपके सूत्र कौन से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं और पार्टी के मीडिया हाउस में बैठ के बोल रहा हूं कि केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे और अभी भी लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी अपनी मजबूरी है, जाहिर तौर पर अंदर की बातें आप भी नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन खोंगल जी, आपके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? जनता क्यों आप पर विश्वास करे, क्यों आपको चुने? क्या आप देने जा रहे हैं? क्योंकि आप भी उनकी घोषणा पत्र की तरह जो वादे हैं वो एक जैसे मिलते जुलते कर रहे हैं। और साथ साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तो आगे बढ़कर 39 लोगों के नामों का ऐलान कर दिया। आप कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से सरफटअव्वल हावी है, जिस प्रकार से सरफटअव्वल का दौर चल रहा है, संगठन नीचे के स्तर पर कार्यकर्ता भयानक नाराज है। इनकी मजबूरी थी कि इनको जल्दी टिकट डिक्लेयर करने थे, वो हमारी मजबूरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने संवाददाता को मेरे साथ भेजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भेजिए। क्या किसान परेशान नहीं है? जो एक साथ कदम आपके साथ भेजने की जरूरत नहीं है खोंगल जी। हमारे संवाददाता और हमारे कार्यक्रम हर जगह हर जिले में चल रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं। तो हमारी बहन बेटियां तो हर 10 तारीख का इंतजार करती है कि मामा के खाते में वोट डालेंगे, फीडबैक लीजिए उनसे। डालेंगे मध्य प्रदेश की और 8 करोड़ अभी जनता क्या कहना रक्षाबंधन से चाह रही है? पहले डॉक्टर शेख जी सुन लीजिए, देंगे। डॉक्टर शेख आपसे निवेदन है, सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। खोंगल जी, आपके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, फीडबैक आपके पास आ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता आज जो है गले गले तक भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, तमाम मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी आपके पटल पर रखना खोंगल जी, आपकी सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है। कुल मिलाकर आपने 25 मिनट के इस कार्यक्रम में अपनी सुई को एक ही जगह पे बार बार घुमाया है। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आप आएंगे तो ठोस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और तो ही जाकर जनता भी आपकी बात समझ पाएगी। तो इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता जनार्दन सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है और अब तो और स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि जनता के पास स्मार्टफोन भी है। और अब चंद्रयान 3 23 तारीख को चंद्र पर पहुंचने वाला है, चांद पर पहुंचने वाला है। ऐसे में हर कोई बुद्धिमान हो चुका है, हर कोई तार्किक दृष्टिकोण भी रखने लगा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनता जिस भी जनप्रतिनिधि को चुनेगी सोच समझकर पूरी तरीके से परख कर चुनेगी। इसी के साथ अखाड़ा में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।